लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपनी क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए हमें ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। क्लियर? तो लाइफ प्रोसेस में देखा था बहुत सारे अलग प्रोसेसेस थे, डाइजेशन था, रेस्पिरेशन था। तो ये सारे प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बिल्कुल एक सटीक तरीके से चलते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है, कौन से सिस्टम के वजह से पॉसिबल हो पाता है, तो उसी सिस्टम की हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो बार में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले हम एनिमल के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद प्लांट के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। तो प्लांट के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और एनिमल के अंदर होता ही है। तो एनिमल के अंदर सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक, तो सबसे पहले है एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली आपने पढ़ रखा होगा नर्वस सिस्टम, 6 क्लास में पढ़ रखा, 6 और 5th में भी पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम के बारे में, और 8th में आपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रखा होगा। तो वही सिस्टम क्या है हमारा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, या फिर वही सिस्टम मेन होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम कौन सा है, तो लिख लेंगे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम is the main system for the control and coordination। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने का कौन सा मेन सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। तो यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर भी दो पार्ट में माना जाएगा, एक नर्वस सिस्टम के फॉर्म में और एक एंडोक्राइन सिस्टम के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या ये बात समझ में आई कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारा क्या है, मेन सिस्टम है इसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। यही दोनों सिस्टम जितनी भी प्रोसेस हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, यही कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती है। ठीक, जैसे क्या है कि हार्ट बीट नॉर्मल हमारी बनी रहती है ना, लेकिन कभी कभी अचानक से बढ़ जाती है, फिर थोड़े समय बाद नॉर्मल हो जाती है। तो कौन ऑपरेट करता है, हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो जब तुरंत उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, नर्वस सिस्टम तुरंत सिग्नल देगा एंडोक्राइन सिस्टम को, नहीं 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 ये हार्मोन की कमी हो रही है, तुरंत निकालो, नहीं तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सारे ऑर्गन जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाएगा और कहीं भी हीमोरेज हो सकता है, ब्लड वेसल फट सकती है, रप्चर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल और डेथ हो सकती है। ठीक है, और ऐसे ही क्या कभी ब्लड प्रेशर लो हो गया तो क्या होगा, फिर से कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, ब्रेन के पास स्टिमुलस जाएगा, स्टिमुलस से कहाँ जाएगा, उसके पास रिसेप्टर्स जो होंगे, स्टिमुलस जो होगा रिसेप्टर्स लेके रिसेप्टर से नर्वस सिस्टम से ब्रेन के अंदर जाएगा, ब्रेन किसको बताएगा, एंडोक्राइन को, फिर से ये हार्मोन निकालेगा, नहीं नहीं हार्मोन निकालो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो हार्मोन निकालेगा और फिर से मैकेनिज्म्स मतलब बोले तो एक साइकिल्स चलती हैं, साइकिल से फिर से जो हार्ट बीट है या फिर ब्लड प्रेशर था वो तुम्हारा नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये कौन करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र, हिंदी वाले लिखेंगे तंत्रिका तंत्र, और क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। इसको एंडोक्राइन तुमने ग्रंथि पढ़ी है, हाँ, तो अभी हिंदी वाले देख लेना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको तुमने सर्च कर लेना। तो एंडोक्राइन सिस्टम, और इसको बोलते तो मुझे पता है तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन से सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में।
पहले नर्वस सिस्टम के बारे में जानना है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल टिश्यूज। वेरी गुड, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल टिश्यूज। और 9th में आपने पढ़ रखा हो तो एनिमल टिश्यू आपको पढ़ाया जाएगा। तो 4 तरीके के पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो नर्वस सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू से बना होता है जिसका नाम क्या होता है न्यूरल टिश्यू। देख रहे हैं नर्वस सिस्टम is made up of specialized tissue known as neural tissue। हिंदी वाले सुने ध्यान से, जो तंत्रिका तंत्र है ये एक तरीके के बोले तो स्पेशल ऊतक से मिलके बना होता है। उन ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरल ऊतक यानी कि तंत्रिका ऊतक। इसको बोलते हैं न्यूरल ऊतक यानी कि तंत्रिका ऊतक या तांत्रिक ऊतक जो भी कहते हैं, देख लेना। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम किसका बना होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना होता है जिसका नाम होता है न्यूरल टिश्यू। अभी देखो ये जो न्यूरल टिश्यू है 2 तरीके की सेल से मिलके बना होता है। ठीक, अगर आपको याद हो लाइक और मैंने बताया था सेल पहले सेल्स होती हैं, जब सेल का कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स की सेल का टिश्यू बनता है। टिश्यू से फिर ऑर्गन का निर्माण होता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ऑर्गन क्या है नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। ठीक है, टिश्यूज की बात करें तो कि सिस्टम है ऑर्गन से मिलकर बना होगा, ऑर्गन इटसेल्फ टिश्यू से मिलकर बना होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम को किससे बना होगा टिश्यू का। कौन से टिश्यू का बना होता है, जिस टिश्यू का नाम होता है ऊतक का नाम होता है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, अब ये ऊतक भी किससे बना होगा कोशिका से मिलकर बना होगा। तो जो न्यूरल टिश्यू है एंटी बोले तो न्यूरल टिश्यू 2 तरीके के ऊतक से मिलकर बना होता है। पहला होता है न्यूरॉन्स, अगला होता है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या होते हैं न्यूरल टिश्यू के फंक्शनल यूनिट होते हैं। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल टिश्यू, ऐसे बोल सकते हो। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं फंक्शनल यूनिट है। न्यूरोग्लियल सेल क्या है, न्यूरोग्लियल सेल जस्ट क्या है सपोर्टिव सेल है। ठीक है, ये क्या करती है न्यूरॉन्स का सपोर्ट करती है। ठीक है, न्यूरॉन्स को कभी प्रोटेक्ट करना हो, कभी न्यूट्रिशन देना हो, तो सब कौन फंक्शन करेगा न्यूरोग्लियल ही फंक्शन करेगा। ठीक, तो न्यूरोग्लियल सेल जस्ट एक्ट एज अ सपोर्टिंग सेल फॉर द न्यूरॉन्स। क्लियर, तो लिख लेंगे न्यूरॉन्स क्या है इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है इसको तुम यहीं पे लिख लेना, न्यूरोग्लियल सेल इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग सेल फॉर न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स के लिए क्या होती हैं एक सपोर्टिंग सेल की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स को ही आगे हमें क्या करना है पूरे चैप्टर के अंदर देखना है। और दूसरा क्या है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। न्यूरोग्लियल सेल के टाइप्स को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके टाइप के बारे में पूछे जाते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल सबसे पहला होता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं स्टार शेप के होते हैं। ठीक है, अगला होता है तुम्हारा ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं और न्यूट्रिशन जो है मतलब ब्लड से न्यूट्रिशन लेके कहाँ देते हैं न्यूरॉन्स के
अंदर देते हैं। ठीक है, और कभी भी ब्लड से डायरेक्ट न्यूट्रिशन न्यूरॉन को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि कहीं कोई बैक्टीरिया या वायरस ब्लड के थ्रू चल के डायरेक्ट न्यूरॉन में ना पहुंचे, जैसे कि एस्ट्रोसाइट के अंदर जाएगा तब उसके अंदर जाएगा। एस्ट्रोसाइट में दो तरीके की होती है, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक, दूसरा होता है फाइब्रस। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब बिल्कुल नॉर्मल प्रोटोप्लाज्म जैसे फैला हुआ रहता है वैसे बनी होगी। फाइब्रस मतलब इसमें फाइबर्स निकले होंगे, रेसे निकले होंगे, मतलब स्टार शेप की होंगी, नाम जैसे एस्ट्रोसाइट, इसमें फाइबर्स जैसे निकले होंगे, बहुत ज्यादा रेसे निकले होंगे, ये एस्ट्रोसाइट है। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? आराम से ऐसे निकले होंगे। ठीक है, बस प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस नहीं होगी। फाइब्रस में क्या होगा? बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट की बात, एस्ट्रो मतलब स्टार शेप। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या करते हैं? ये माइलिन सीड का सिक्रेशन करते हैं, माइलिन सीड का फॉर्मेशन करते हैं न्यूरॉन्स के चारों तरफ। क्या होता है आगे बात करेंगे। ठीक, अगला क्या है हमारा? अगला है माइक्रो ग्लायल सेल। अगला क्या है? माइक्रो ग्लायल सेल। अब देखो ये जो माइक्रो ग्लियल सेल है, ठीक, ये क्या करता है? ये फैगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब जो भी बैक्टीरिया अगर वायरस आ रहा है ब्लड के थ्रू न्यूरॉन्स में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रास्ते में कौन खा जाएगा? माइक्रो ग्लायल सेल। तो माइक्रो ग्लायल सेल एक्ट एज अ फैगोसाइटोसिस, ठीक है, या फिर बोलो एक्ट एज अ फैगोसाइट्स, फैगोसाइट की तरह एक्ट करते हैं। अगला हमारा है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल, अब ये एपेंडाइमल सेल क्या होती है? जो भी तुम्हारा पूरा रास्ता होगा ब्रेन का या फिर जो भी तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्वस सिस्टम में जितना भी चीजें बन रहा होगा, सारे के सरफेस पे, जैसे तुमने पढ़ा होगा फूड बाइट के अंदर लेयर थी ना, इसोफेगस के अंदर तरह तरह की लेयर थी, ऐसे लेयरिंग का फॉर्मेशन कौन करेगा? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल ही क्या बना है? लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। अगला क्या है हमारा? स्वॉन सेल। क्या है? स्वॉन सेल। तो ये 5 जो है हमारे न्यूरोग्लियल सेल हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, मतलब डायरेक्ट ब्लड से न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बीच में एस्ट्रोसाइट बैठा होता है। दो तरीके होता है, फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन सीड सिक्रीट करता है जब सीएनएस के अंदर हो। ठीक है, अगला है माइक्रोग्लियल सेल। ये क्या होता है? फैगोसाइट्स की तरह वर्क करता है, मतलब माइक्रोब्स आएंगे तो उनको खा लेगा, न्यूरॉन्स के अंदर जाने नहीं देता है। एपेंडाइमल सेल क्या बनाती है? लेयर बनाती है, इंटरनल लेयरिंग का फॉर्मेशन करती है। अगला है स्वॉन सेल। स्वॉन सेल क्या करता है? जो ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन है वही स्वॉन सेल का फंक्शन है, बस अंतर क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट जब सीएनएस के अंदर होगा तब न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन सीड बनाएगा, और स्वॉन सेल जब सीएनएस के बाहर होगा, पीएनएस में होगा, तब माइलिन सीड का फॉर्मेशन करेगा। ये बात तुम याद रखना, अभी आगे समझोगे जब मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब वहां समझोगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने का बहुत ऑसम तरीका है। याद करने का बहुत ऑसम तरीका है। याद करने का ऑसम तरीका है। ऑसम बोलो क्या है? ऑसम। A for astrocyte, S for Schwann cell, O for oligodendrocyte, M for microglial cell, E for ependymal cell। तो न्यूरोग्लियल सेल को याद करने का तरीका क्या है? ऑसम। ठीक है, ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारे नर्वस सिस्टम के जनरल पॉइंट की। अब हमने पढ़ना क्या है? न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन्स पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक, तो नोट डाल के अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको करेंगे, फिर तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको, न्यूरॉन्स को। इसको जल्दी से आप राइट कर लो। चलिए, अब अगला हम देखेंगे क्या? रिसेप्टर के बारे में। देखो रिसेप्टर क्या है? जैसे आपको मैंने टच किया, ठीक है, या फिर आपने खुद को चुटकी काटी, टच हुआ, या फिर गर्मी पड़ रही है, ठीक है, या फिर हवा को तेज चली तो आपको महसूस हो जाता है, या फिर आप कुछ खाए तुरंत टेस्ट पता लग जाता है। मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो कौन चीजों को सेंस कर रहा है, फिर ब्रेन को भेज रहा है सिग्नल, ये सेंस
ऑर्गन, और उन सेंस ऑर्गन के पास कौन होगा? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की एंडिंग्स, मतलब न्यूरॉन जहाँ पे खत्म हुआ होगा उसे एंडिंग बोलेंगे, तो न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होंगे। और सारे न्यूरॉन्स के एंडिंग्स रिसेप्टर्स नहीं कहलाते, कुछ न्यूरॉन्स के एंडिंग्स जो होते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स के एंडिंग्स जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लेंगे स्पेशलाइज्ड endings of the neurons which collects the information from the surrounding and conduct it and conducts it into the sensory neurons, sensory neurons। तो न्यूरॉन्स के ऐसे स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स जो भी करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सराउंडिंग से और उसको कंडक्ट करते हैं, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब मैसेज के फॉर्म में उसको कन्वे कर देते हैं, किसके लिए? ब्रेन के लिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर सिंपल से याद रखोगे, ये न्यूरॉन्स के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स के एंडिंग्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कहाँ से? सराउंडिंग से, और इसको ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? सेंसरी न्यूरॉन्स में। ठीक है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स से टैग से कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे नर्वस सिस्टम में, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाएगा इंफॉर्मेशन, और वहां से उसको प्रोसेस किया जाएगा और जो भी उसको मैसेज देना है वो मैसेज कन्वे करेगा और वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे क्या है, शरीर पे आपने हाथ रखा तो क्या होगा? जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, मतलब बोले तो हीट रिसेप्टर्स होंगे, अटैक से तुरंत सिग्नल भेजेंगे कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड पे गए, स्पाइनल कॉर्ड में तुरंत प्रोसेस होगा कि अभी क्या करना है, इसको हटाना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, तुरंत यहाँ से मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन से, अटैक से हाथ आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो जो अभी यहाँ पे चीजें थी, मतलब जो भी न्यूरॉन्स के एंडिंग्स थे यहाँ पे सेंस किया, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अभी देखो इसको तुम राइट कर लो और आगे देखो क्या कि रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो रिसेप्टर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं? देखो रिसेप्टर्स याद करने से पहले तुम अपने आप से सोचो कितने टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, यूकेजी में पढ़ रखा होगा। ठीक है, और यूकेजी या एलकेजी में भी पढ़ाया जाता है ये थोड़ा बहुत। तो एलकेजी यूकेजी के बच्चों से पूछोगे तो वो बताएंगे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं। बोलो कितने होते हैं?